हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पैरामीशियम के अंदर रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पैरामीशियम एक प्रोटोजोअन है। पैरामीशियम में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का ही जनन रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। पैरामीशियम में अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वह द्विविभाजन बाइनरी फिजन के द्वारा होती है। वहीं जो लैंगिक विभाजन है वह ऑटोगैमी, साइटोगैमी, कॉन्जुगेशन, ऑटोमिक्सिस, इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा कंप्लीट की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन या द्विविभाजन की जो प्रक्रिया है वह अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा होती है और यह प्रक्रिया जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब कंप्लीट होती है। द्विविभाजन समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इस दौरान क्या होता है कि जो पैरामीशियम है वह भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है एवं मुख खांच एवं जो मुख गुह्य जो संरचनाएं हैं वे लुप्त हो जाती हैं। जो डायग्राम बी है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ओरल ग्रूव है वह डिसअपियर होने लगता है। इसके बाद में जो माइक्रोन्यूक्लियस है यह वृद्धि करता है और इसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाओं में यह चला जाता है। यहाँ सूत्री विभाजन के दौरान जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वह विलुप्त हो जाती है। टीलोफेज के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है यह लंबा हो जाता है और इसके दोनों सिरों पर दो माइक्रोन्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो मेगा न्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस भी अपनी लंबाई में वृद्धि करता है और वृद्धि करने के पश्चात यह मिड रीजन से संकीर्णित हो जाता है और असूत्री विभाजन के द्वारा दो भागों में विभक्त हो जाता है। अब जो मुख खांच है इसका बनना स्टार्ट हो जाता है। जो सी डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं जो इलोंगेटेड मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस है और जो डी डायग्राम है यहाँ पे क्या होते हैं कि ये मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे ओरल जो ग्रूव है उसका बनना स्टार्ट हो जाता है। दो पुरानी संकुचनशील रिक्तिकाओं के अलावा दो नई संकुचनशील रिक्तिकाओं का निर्माण भी यहाँ पे होता है। इसी के साथ जो बॉडी है डी डायग्राम में आप देख सकते हैं शरीर के मध्य भाग में संकीर्णन खांच बनना स्टार्ट हो जाती है। जनक और ये संकीर्णन खांच क्या होती है, धीरे धीरे गहरी होती हुई चली जाती है और एंडिंग में दो पुत्री पैरामीशियम का, दो डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है। जनक पैरामीशियम के अग्रभाग से बनने वाले पैरामीशियम प्रोटर और पश्च भाग से बनने वाला जो पैरामीशियम है उसे ओपिस्थि कहते हैं। ये वृद्धि कर फिर से द्विविभाजन में जाते हैं। पैरामीशियम का जो द्विविभाजन है, बाइनरी फिजन है, वह 30 मिनट में कंप्लीट हो जाता है और एक दिन में 2 या 3 बार हो सकता है। इस प्रकार बाइनरी फिजन के द्वारा, जो कि अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा एक जनक पैरामीशियम दो पुत्री पैरामीशियम में चेंज हो जाता है, उनका जनन होता है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है लैंगिक प्रजनन का वह है कॉन्जुगेशन या संयुग्मन की प्रक्रिया। कॉन्जुगेशन पैरामीशियम में कई प्रकार से केंद्रीय पुनर्गठन की एक प्रक्रिया है। इसमें जो समान जाति के दो पैरामीशियम होते हैं वे लघु केंद्र की पदार्थों के आंशिक विनिमय के लिए एक अस्थायी संलग्न होते हैं। एक अस्थायी संलग्न ये बनाते हैं। यहाँ संयुग्मन जो होता है वह एक ही जाति के लेकिन डिफरेंट जो मेटिंग टाइप होते हैं इनके मिड में होता है। जो ए डायग्राम में आपके सामने ए जो दिया हुआ है सेक्शन, इसमें आप देख सकते हैं कि दो एक ही जाति से संबंध रखने वाले दो डिफरेंट जो मेट्स होते हैं इनका संयुग्मन होता है। पैरामीशियम में संगम व्यवहार के आधार पर प्रत्येक जाति की कई उपजातियाँ और सहजातियाँ पाई जाती हैं।
अब हम देखते हैं पैरामीशियम में संयुग्मन की क्या प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो डिफरेंट मेटिंग टाइम है, एक ही मेटिंग टाइप है एक ही स्पीसीज के, वे पास पास आते हैं और संयुग्मन करते हैं। इन्हें हम प्रो कॉन्जुगेट्स कहते हैं। अधर तल से संपर्क में आते हैं और अपनी मुख खांचों के द्वारा जुड़ जाते हैं। ये अपना जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और जो ओरल ग्रूव है उससे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दोनों के मध्य में एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। अब इन्हें हम कॉन्जुगेट्स कहते हैं। प्रत्येक जो कॉन्जुगेट होता है इसका कायिक जो मेगा न्यूक्लियस है वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके नष्ट होने लगता है, तथा जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसमें 2 बार डिवीजन होते हैं। प्रथम जो डिवीजन होता है वह रिडक्शन डिवीजन, न्यूनकारी विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित संतति माइक्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं। जो बी डायग्राम है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मियोसिस के द्वारा जो माइक्रो न्यूक्लियस है वह 4 हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस बनाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इन 4 माइक्रो न्यूक्लियस में से जो 3 माइक्रो न्यूक्लियस हैं वे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होती है, प्रत्येक जो संयुग्मक है इसमें बचा हुआ जो एक लघु केंद्रक है वह असमान रूप से 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इन्हें हम युग्मक केंद्रक, गैमेट न्यूक्लियाई या प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। जो 4 माइक्रो न्यूक्लियस से थे उनमें से 3 तो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और जो एक न्यूक्लियस है उसमें असमान विभाजन होगा और यह 2 प्रोन्यूक्लियाई के अंदर चेंज हो जाएगा। इनमें से जो छोटा वाला जो न्यूक्लियस होता है इसे माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस कहते हैं और जो साइज में बड़ा न्यूक्लियस होता है उसे हम स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस कहते हैं। अब इस प्रोसीजर के पश्चात क्या होगा, एक संयुग्मक का जो माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस है वह दूसरे संयुग्मक में पहुंच जाता है, जो दूसरा कॉन्जुगेट है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है उसके, और वहाँ जाकर के उसके जो स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस है उससे फ्यूज़ हो जाता है, समेकित हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक संयुग्मन से एक जाइगोट न्यूक्लियस या हम कहें द्विगुणित युग्मनज केंद्र सिनकेरियन बन जाता है। जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस है वह क्या करेगा, जो दूसरा कॉन्जुगेंट है उसके अंदर माइग्रेट कर जाएगा और वहाँ पे स्टेशनरी जो न्यूक्लियस है उससे फ्यूज़ होकर के जाइगोट न्यूक्लियस सिनकेरियन का निर्माण करेगा। अब दोनों जो संयुग्मक होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, जो दोनों कॉन्जुगेंट हैं ये अलग अलग हो जाते हैं और अब इन्हें हम एक्सो कॉन्जुगेंट कहते हैं। जो एफ डायग्राम है, ई के बाद में जो एफ डायग्राम आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ और जी की जो दोनों कॉन्जुगेंट हैं ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। अब इन्हें हम एक्सो कॉन्जुगेंट कहते हैं। प्रत्येक जो एक्सो कॉन्जुगेट होता है इसमें संयुग्मन केंद्रक 3 बार विभाजित होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर माइक्रो न्यूक्लियस, इसमें 3 बार डिवीजन देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 माइक्रो न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाते हैं। जो एच डायग्राम है इसके अंदर आप पैरामीशियम के अंदर 8 माइक्रो न्यूक्लियस को देख सकते हैं। अब यहाँ पे 8 माइक्रो न्यूक्लियस में से 4 माइक्रो न्यूक्लियस तो बन जाते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और जो 4 होते हैं वे रहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। जो 8 माइक्रो न्यूक्लियाई है इनमें से जो 4 होते हैं वो क्या बन जाते हैं माइक्रो न्यूक्लियस और 4 मैक्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं। शेष रहा, अब इन 4 में से क्या हो जाता है कि जो एक होता है, 4 जो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं उनमें से 3 तो नष्ट हो जाते हैं और ओनली एक ही माइक्रो न्यूक्लियस यहाँ पे शेष रहता है। जो आई डायग्राम है, डायग्राम का जो आई पार्ट है इसमें क्या हो रहा है कि 4 में से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और ओनली एक ही माइक्रो न्यूक्लियस यहाँ पे बचता है। शेष रहा जो एक माइक्रो न्यूक्लियस है द्विखंडन के साथ विभाजित होता है और 2 संतति पैरामीशियम बनाता है। जिनमें प्रत्येक में 2 तो मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं और एक माइक्रो न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। इसके पश्चात प्रत्येक संतति पैरामीशियम विभाजित होता है और लघु केंद्रक भी विभाजित होता है।
परिणाम स्वरूप क्या होता है, 2 संतति पैरामीशियम बनते हैं जिनमें प्रत्येक में एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। इस प्रकार संयुग्मन की जो प्रक्रिया होती है उससे 4 संतति पैरामीशियम बन जाते हैं। जो 4 डॉटर पैरामीशियम है ये बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन के महत्व के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में। तो पैरामीशियम में संयुग्मन में केंद्रीय परिवर्तन और न्यूक्लियर चेंज और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। यह इसके अंदर अंत में 8 संतति पैरामीशियम बनते हैं। एक पैरामीशियम जो है उससे 8 संतति पैरामीशियम बनते हैं। इनके महत्व कुछ इस प्रकार है। इनका जो क्या लाभ है, पहला लाभ है रिजुवेनेशन। पैरामीशियम में लगातार बाइनरी फिजन के द्वारा अलैंगिक जनन करने के कारण उसमें शक्ति का ह्रास होने लगता है। उसकी जो क्रियाशीलता होती है वह कम हो जाती है एवं जो विभाजन क्षमता होती है वह कम होने लगती है। संयुग्मन के परिणाम स्वरूप पैरामीशियम जो होता है इसमें यह खोई हुई शक्ति फिर से प्राप्त कर लेता है तथा नष्ट हुई क्रियाशीलता का यहाँ पे रिजुवेनेशन होता है। इस प्रकार जो संयुग्मन है वह जाति को नष्ट होने से बचाता है। नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है कॉन्जुगेशन का वह है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन या हम कहें केंद्रकीय पुनर्गठन। संयुग्मन के द्वारा केंद्रक व कोशिका द्रव्य का पुनर्गठन व पुनर्संयोजन होता है। गुरु केंद्रक सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बार बार विभाजित होने के कारण इसकी जो कार्य क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पैरामीशियम की शारीरिक क्रियाएं मंद होने लगती है और ऐसा लगता है कि वह मृत्यु के समीप है। संयुग्मन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो पुराना और क्षीण हुआ जो मैक्रोन्यूक्लियस है वह नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर नया पूर्ण क्षमता वाला मैक्रोन्यूक्लियस बन जाता है। इस प्रकार संयुग्मन के द्वारा पैरामीशियम को एक नया जीवन मिलता है। थर्ड जो सिग्निफिकेंस है वह है हेरिडिटरी वेरिएशंस। कॉन्जुगेशन में 2 पैरामीशियम में केंद्रकीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि दोनों पैरामीशियम में आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान होता है और इससे इनमें आनुवंशिक गुणों में विभिन्नता की संभावनाएं रहती है। ये परिस्थितियों के अधिक अनुकूल होते हैं और इससे नई आनुवंशिक विशेषताएं इनके अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड जो रिप्रोडक्शन जनन की प्रक्रिया है एंडोमिक्सिस या अंतः मिश्रण। अंतः मिश्रण एक ही जंतु में केंद्रक पुनर्गठन की घटना होती है जिसके पश्चात पैरामीशियम पुत्री पैरामीशियम में विभक्त हो जाता है। यह परिघटना संयुग्मन की अनुपस्थिति में होती है। जब कॉन्जुगेशन नहीं होता है तो हमें पैरामीशियम में एंडोमिक्सिस देखने को मिलता है। पैरामीशियम ओरेलिया जो है वह एक द्विलघु केंद्र की जाति है। इसके अंदर 2 माइक्रोन्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं। एंडोमिक्सिस की जो परिघटना होती है वह लगभग 30 दिन के नियमित अंतराल के बाद होती है। अब इसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं एंडोमिक्सिस में वह हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो पैरामीशियम है उसके अंदर जो मैक्रोन्यूक्लियस है ये क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और कोशिका द्रव्य के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। अब जो 2 माइक्रोन्यूक्लियस पैरामीशियम में पाए जाते हैं इनके अंदर हमें 2 बार डिवीजन देखने को मिलता है जिससे 8 हमें संतति जो लघु केंद्रक है माइक्रोन्यूक्लियस है ये देखने को मिलते हैं। जो डायग्राम में 3 नंबर जो डायग्राम है उसमें आप देखते हैं 2 बार डिवीजन होने के कारण 8 माइक्रोन्यूक्लियस बनते हैं। अब क्या होता है, इन 8 जो माइक्रोन्यूक्लियस हैं इनमें से जो 6 माइक्रोन्यूक्लियस हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और बचे हुए जो 2 माइक्रोन्यूक्लियस वाला पैरामीशियम होता है यह 2 भागों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक जो पैरामीशियम है उसमें एक एक केंद्रक माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ पे चला जाता है। 5th जो डायग्राम है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पैरामीशियम है एक पैरामीशियम से 2 डॉटर पैरामीशियम यहाँ पे बने हैं और दोनों में एक एक माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रत्येक जो डॉटर पैरामीशियम है इसका जो न्यूक्लियस है इसमें भी हमें 2 बार डिवीजन देखने को मिलता है और डिवीजन के रिजल्ट के फलस्वरूप हमें 4 न्यूक्लियस यहाँ पे माइक्रोन्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। इस प्रकार बने जो 4 न्यूक्लियस होते हैं
इनमें से जो 2 न्यूक्लियस होते हैं ये ग्रोथ करते हैं और मैक्रो न्यूक्लियस बनाते हैं, और शेष जो 2 न्यूक्लियस होते हैं ये माइक्रो न्यूक्लियस कहलाते हैं। प्रत्येक पैरामीशियम में द्विविभाजन द्वारा 2 संतति पैरामीशियम में विभाजित होते हैं, एवं साथ ही साथ जो माइक्रो न्यूक्लियस था इसमें भी डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार 4 संतति पैरामीशियम का यहाँ पे निर्माण होता है, और प्रत्येक जो संतति डॉटर पैरामीशियम है इनके अंदर एक मैक्रो न्यूक्लियस और 2 माइक्रो न्यूक्लियस पहुँच जाते हैं। अब हम देखते हैं एंडोमिक्सिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, अंतःमिश्रण के महत्व क्या हैं। तो अंतःमिश्रण के परिणाम स्वरूप हमें 4 डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है। इसके अलावा जो इनकी संख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है, और जो जीर्ण गुरु केंद्रक है मैक्रोन्यूक्लियस है उसके स्थान पर एक नया मैक्रोन्यूक्लियस बनता है, जिससे पैरामीशियम की क्षीण होती हुई क्षमता पुनः प्राप्त कर ली जाती है। मैक्रोन्यूक्लियस का पुनर्गठन होता है, जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसका पुनर्गठन होता है लघु केंद्रक का, और कोशिका द्रव्य एवं केंद्र की उपकरण के मध्य पुनर्समायोजन भी होता है।